सलाम दोस्तों, कौन सा मुल्क दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है? कौन सी कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढने में आपको मुश्किल होती है तो जरा सोच कर देखो। किस मुल्क की इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी है? किस देश के पास 20 ट्रिलियन का जीडीपी है? किस देश की कंपनियां दुनिया की सबसे मशहूर कंपनियां हैं? कौन से मुल्क ने सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीते हैं? कौन से देश ने सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं? किस देश के पास दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है? इन सब सवालों का जवाब है अमेरिका, अमेरिका और अमेरिका। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कैसे बना? इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये इतने ताकतवर बन गए? इस सवाल को जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। ये चार्ट दिखाता है पिछले 2000 सालों की तारीख। दुनिया की जीडीपी में किस देश का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है? आप देखोगे 1800 से पहले इंडिया और चाइना दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स थी। दुनिया में ज्यादातर ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया और चाइना के अराउंड रिवॉल्व करती थी और 1800 सालों तक ऐसा ही चलता रहा। कैसे पॉसिबल हो पाया ये सब? ये जानने के लिए हमें तारीख में जाना होगा। 1492 इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका के पास कुछ कैरिबियन आइलैंड्स की डिस्कवरी की। उसके बाद ही यूरोपियन को अमेरिका के बारे में पता चला और इसके बाद ही अमेरिका की कॉलोनाइजेशन शुरू हुई। इस दौरान अमेरिका में रेड इंडियंस रहते थे जिन्हें नेटिव अमेरिकन भी कहा जाता है। स्पेन ने मोस्टली साउथ अमेरिका को कॉलोनाइज किया जिसे लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। यही रीजन है कि साउथ अमेरिका के मोस्टली कंट्रीज में स्पेनिश बोली जाती है। ब्रिटेन ने 1600 में अपनी पहली कॉलोनी बसाई और फ्रांस ने भी कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया। शुरुआत में यही तीन मेन पावर्स थी, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन, जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका को कॉलोनाइज किया। इसके बाद आने वाले सालों में नेटिव अमेरिकन की 80 to 90% आबादी खत्म हो गई। इसके पीछे कई रीजन हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो डिजीजेज यूरोपियन अपने साथ लेकर आए थे, स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंजा जैसे डिजीजेज जिनके लिए नेटिव अमेरिकन के पास इम्यूनिटी नहीं थी। इसके कई सालों बाद 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया ब्रिटिश से। तो ऐसे अमेरिका एक नया मुल्क बन गया। यहाँ पे जन्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ये सब अपने आप में एक बड़ी कहानी है, लेकिन हम 1850 के बाद आते हैं, क्योंकि आप चार्ट में देखोगे तो अमेरिका का जो ग्राफ है वो 1850 के बाद ही ऊपर उठना शुरू हुआ है। ये वो जमाना था जब ब्रिटिश, फ्रेंच और स्पेनिश दुनिया भर के कई टेरिटरीज पर कब्जा करके बैठे थे। बर्रे सगीर भी ब्रिटिश राज की एक कॉलोनी थी। ऐसे में यूएसए जो मुल्क था वो ऑलरेडी डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी थी। तो कोई भी नया मुल्क अगर सोचता है कि मुझे अमेरिका के साथ जुड़ना चाहिए या फिर ब्रिटिश वगैरह के राज के अंदर आ जाना चाहिए, तो कोई भी नया मुल्क यूएसए के साथ जुड़ना प्रेफर करता, क्योंकि उन्हें वही फ्रीडम मिलती, वही डेमोक्रेसी मिलती जो उन दिनों कुछ स्टेट्स को मिलने लग रही थी। 1836 टेक्सास स्टेट ने आजादी ली मैक्सिको से, लेकिन फिर भी मैक्सिको उन्हें इतना तंग करने लग रहा था कि उन्होंने कहा हम भी जुड़ना चाहते हैं यूएसए के साथ। ऐसे ही धीरे धीरे एक के बाद एक स्टेट यूएसए के साथ जुड़ती गई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बड़ा बनता गया। एक डेमोक्रेटिक कंट्री जरूर थी अमेरिका, लेकिन उनके भी कुछ इंटेंशन थे। वो भी चाहते थे कि जितनी भी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर सकें उतना ही अच्छा रहेगा। इसी रीजन से अलास्का की जो टेरिटरी थी 1867 में वो रशिया से खरीद ली एट द प्राइस ऑफ $7.2 मिलियन। ऐसी एक हवाई की स्टेट है जो पैसिफिक ओशन के बीचों बीच है, जो इतना दूर होने के बावजूद यूएसए का हिस्सा है। 1898 में यूएसए ने किंगडम ऑफ हवाई को ओवरथ्रो कर दिया और इसे ऑक्युपाई कर लिया था। कहने को तो यूएसए कॉलोनाइजर नहीं ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन की तरह, लेकिन इसका बिहेवियर भी उन्हीं जैसा था। जैसे प्यूर्टो रिको, गुआम, फिलीपाइंस भी अनेक्स्ट किए गए थे यूएसए की तरफ से। यूएसए ने $20 मिलियन दिए थे स्पेन को फिलीपाइंस लेने के लिए, लेकिन आज के दौर में फिलीपाइन एक आजाद मुल्क है, क्योंकि
कि 1946 में फिलीपाइन आजादी लेने में कामयाब रहा था यूएसए से, तो 1900 तक यूएसए एक बहुत बड़ा मुल्क बन चुका था। तो ज़ाहिरी बात है जितनी बड़ी कंट्री होगी उतनी बड़ी इकोनॉमी होगी। यही रीजन है कि ग्राफ में आप देखोगे कि यूएसए काफी बड़ा शेयर ऑक्यूपाई कर चुका है वर्ल्ड जीडीपी का। दुनिया में 2 वर्ल्ड वार्स हुई, लेकिन ये दोनों वर्ल्ड वार्स यूरोप में लड़ी गई। फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, स्पेन सब लड़ाई कर रहे थे एक दूसरे से, और यूएसए अपना साइड पे दूर अलग से बैठा था। हालांकि यूएसए ने भी पार्टिसिपेट किया था इन वर्ल्ड वार्स में, लेकिन हथियार सप्लाई किया था इन कंट्रीज को। यूएस की जमीन पर लड़ाई नहीं हुई, बहुत से अमेरिकन सोल्जर जरूर हलाक हुए इन दोनों वर्ल्ड वार्स में, लेकिन इकोनॉमिकली यूएसए को ज्यादा असर नहीं पड़ा। इनफैक्ट यूएसए इकलौती कंट्री थी जिसने प्रॉफिट कमाया इन वर्ल्ड वार्स से। इतने हथियार बेचे जर्मनी, फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को कि ओवरऑल वो प्रॉफिट में ही रहा, और यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसी कंट्रीज के अंदर तबाही मच गई। ऐसा नहीं है कि यूएसए ने नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की हो इस सारी तबाही से, बस ये चांस की बात थी कि इकोनॉमिकली यूएसए फायदे में ही रहा। बात ये थी कि जब यूरोपियन कंट्रीज में जंग छिड़ी तो यूरोपियन को लगा कि हमारी करेंसी की अब सत्यानाश होने वाला है और हमारी इकोनॉमी डूबने वाली है। तो हम क्या करते हैं, अपना पैसा बचाने के लिए यूएस डॉलर्स खरीद लेते हैं। क्योंकि यूएस डॉलर उस वक्त स्टेबल करेंसी थी, तो बहुत से लोगों ने यूएस डॉलर खरीदा और इसकी वैल्यू और भी बढ़ गई। 1944 में जब वर्ल्ड वार 2 अपने अंजाम को थी, तो 44 अलाइड कंट्रीज साथ में आई और इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने करेंसी को स्टेबल रखने के लिए अपने करेंसीज को यूएस डॉलर के साथ लिंक कर देते हैं और यूएस डॉलर गोल्ड के साथ लिंक रहेगा। और अलाइड कंट्रीज ने ऑब्वियसली वर्ल्ड वार 2 जीती और इसी तरह यूएस डॉलर दुनिया की इंटरनेशनल करेंसी बन गई। 1950 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन 2 सुपर पावर्स बनकर निकली और यहीं से कोल्ड वार की शुरुआत हुई। ये एक आइडियोलॉजिकल वार थी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में। एक दूसरे के साथ डायरेक्ट लड़ने के बजाय इन्होंने प्रॉक्सी वार खेली, यानी ये दूसरे मुल्कों में जाकर लड़े। जिन जिन मुल्कों में कम्युनिज्म फैलने लगता, यूएस वहां जाकर उनकी सरकारें गिरा देता था। कभी अपोजिशन की फंडिंग करके, कभी टेररिस्ट रेबल्स की फंडिंग करके, कभी डायरेक्ट असैसिनेशन करके रेवोल्यूशनरीज को। जैसे कि बोलिवियन कोप में 1964 को ची गुवेरा को CIA के ऑपरेटिव्स ने एग्जीक्यूट किया। वही सेम कहानी है जैसे अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ तालिबान मिलिटेंट्स की फंडिंग की। ऐसी ही कहानियां सुनने को मिलती हैं ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, ईरान, कांगो में। इतनी सारी कंट्रीज की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की वजह से बहुत से मुल्क डायरेक्टली डिपेंडेंट बन गए यूएसए पे, जिसकी वजह से अमेरिका और भी पावरफुल बन गया। यही वजह है कि आज के दिन 800 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस हैं पूरी दुनिया में, 70 से ज्यादा अलग कंट्रीज में। कोल्ड वार के दौरान दुनिया की सारी कंट्रीज 2 हिस्सों में तकसीम हो चुके थे, या तो वो अमेरिका के साथ थे या फिर सोवियत यूनियन के साथ। ऐसा होने से ये दोनों मुल्क सुपर पावर्स बन गए। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के ब्रेक होने के बाद दुनिया में एक ही सुपर पावर बचा और वो है अमेरिका। सिर्फ यही रीजन नहीं था अमेरिका के सुपर पावर बनने के पीछे, बल्कि कुछ इंटरनल रीजन भी थे। इनमें से एक अमेरिका की टैलेंट अट्रैक्टिंग पॉलिसी थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक जर्मन थे लेकिन अमेरिका में जाकर और भी पॉपुलर बन गए। एलोन मस्क एक साउथ अफ्रीकन जो अमेरिका में आए और सक्सेसफुल बने। इतनी तरक्की के बाद भी अमेरिका में एक आम आदमी की जिंदगी कैसी है? अमेरिका में 30% से ज्यादा लोगों के पास अपना घर नहीं है। अमेरिका दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्री है। टॉप 1% लोगों के पास 42.5% वेल्थ है पूरी कंट्री की। हेल्थ केयर सिस्टम अमेरिका का बहुत ही महंगा और खराब है। अमेरिका में एजुकेशन सिस्टम बहुत ही महंगा है। बहुत से स्टूडेंट्स अपना ट्यूशन फी पे नहीं कर सकते। अमेरिका में गन कल्चर बहुत ही ज्यादा है। 600 से ज्यादा मास शूटिंग हुए सिर्फ एक साल में, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी हार बैठे। और शायद इतना सारा पैसा अपनी मिलिट्री पे लगाने के बजाय अपने लोगों पे लगाया होता तो इस सुपर पावर्स के कुछ मायने होते। आज के दौर में नॉर्वे और डेनमार्क जैसी कंट्री सुपर पावर्स तो नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे आम लोगों की जिंदगी इंतहाई आसान है अमेरिका के कंपैरिजन में। आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई गलती दिखे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा ताकि उस गलती को सुधारा जा सके। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।